जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 21 नवंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप लोग देखने वाले हैं, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको एकदम विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। राइट आंसर था विकल्प नंबर सी, यानी कि मनोज बाजपेयी। ध्यान रखिएगा, डिटेल में हमने सारी चीजें आपको बतलाया है। सेशन की शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे, जो लोग भी पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं कि 71वीं बीपीएससी 4.0 आदि जो भी बिहार में आयोजित होने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो इन सारे एग्जाम के लिए फ्रेश तरीके से करंट अफेयर्स कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से इस कोर्स के जरिए आप तमाम चीज़ों का लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि जब भी आप इसे ज्वाइन करेंगे, तब से पिछला 1 से 1.5 साल का, या फिर यूं कहें जनवरी 2023 से अब तक का जिस तिथि को आप ज्वाइन करेंगे, तब तक का सारा मटेरियल डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पर जो भी आते हैं, वो सभी आपको निःशुल्क मिल जाएगा। और जितने दिनों का आपका प्लान होगा, उतने दिनों तक आगामी यहाँ पर जो भी मटेरियल आएंगे, आप उसका भरपूर लाभ ले पाएंगे। और सभी मटेरियल प्रिंटेबल होंगे, आप उसे प्रिंट करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। देखिए, अभी हाल ही में ये खबरों का विषय है। फिलहाल यहाँ पर जो रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जो भेजा गया है बिहार सरकार की तरफ से, इनमें जो जलाशय है जिसको लेकर प्रश्न एक्चुअली पूछा गया है, एक तो उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल, ये उपयुक्त तीनों इस प्रश्न का राइट आंसर है। अतः फाइनल आंसर जो बनेगा ये होगा विकल्प नंबर डी। अब आइए इनसे संबंधित वो सभी पॉइंट को देखते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के 3 जलाशय, जिनमें कि उदयपुर जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद गोगाबेल जो कि कटिहार में है, और तीसरा है गोकुल जो कि बक्सर में है। इन तीनों जलाशय को रामसर स्थल यानी कि वेटलैंड साइट के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है बिहार सरकार ने रिसेंटली। तो ये चीज़ ध्यान रखें, अभी ये खबरों में है। साथ ही साथ ये जिला जो हमने आपको बतलाया है, जो भी जलाशय से संबंधित जिला है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल अगर इसे मान्यता नहीं भी मिलती है तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोगाबिल किस जिले में है, या फिर गोकुल या फिर उदयपुर जो जलाशय है वो किस जिले में है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ध्यान आपको रखना है। अच्छा, यहाँ से कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि रामसर साइटों की अगर हम बात करें, रामसर साइट या फिर वेटलैंड्स जो कि आर्द्र भूमि होता है एक प्रकार का। दरअसल 2 फरवरी 1971 को रामसर एक स्थान है ईरान में, यहाँ पर यूनेस्को द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि के तहत इसमें शामिल आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सहयोग प्रदान किया जाता है, खास करके इसके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए। तो ये संधि कब हुआ था? तो रामसर ईरान में 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इस सूची में जो भी स्थल को, जो भी जलाशय को शामिल किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न अराइज हो सकता है कि मौजूदा समय में जब ये मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो अब तक वर्तमान में अगर देखें तो भारत में रामसर साइट की जो कुल संख्या है ये है 85। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे वीवीआई पॉइंट में शामिल करेंगे। अगला पॉइंट बिहार के संदर्भ में यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2024 को यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिए। इस अवसर पर बिहार के 2 स्थलों, जिनमें कि नागी और नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है, इसको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। तो बिहार के संदर्भ में ये करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आगामी किसी भी एग्जाम में यहाँ से ये आपको दिख सकता है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि नवंबर 2020 में कांवर झील जो बेगूसराय में है, ये बिहार की पहली रामसर साइट बनी थी नवंबर 2020 में। लेकिन अब बिहार में इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 3। तो पिछले 4 वर्षों में अगर हम देखें 2020 से लेकर 2024 तक
कुल मिला के बिहार में जो रामसर साइट चुनी गई है या फिर जो मान्यता मिली है ये 3 है। वो कौन कौन सा है? तो जमुई का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य और साथ ही साथ बेगूसराय का कांवर झील। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है, जिसके लिए हाल ही में 225.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है या फिर मंजूरी दी गई है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि बिहार सरकार। रिसेंटली बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी और वहीं से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल 19 नवंबर 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मोहर लगी। ये बैठक कब हुई थी? तो 19 नवंबर 2024 को। अब इस बैठक में जो 9 एजेंडों पर मोहर लगी है, इनमें जो यहाँ पर हमने पूछा है, जो कि इन 9 एजेंडों में से जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ये यही वाला है जो कि यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है। देखिए, इसके तहत राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की गई या फिर इस पर मोहर लगी और इसके लिए 225.78 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है बिहार कैबिनेट की तरफ से। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये कैसे संचालित होगी, क्या कार्य इसके तहत संपन्न होगा या फिर किया जाएगा। देखिए, यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया जाने वाला एक कार्य होगा, अर्थात इस संवाद यात्रा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं इसको सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। देखिए, इस तरह की सरकारी योजनाओं से जनता को अवगत कराने की योजनाओं की बात करें तो भारत के कई राज्यों में संचालित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को खास करके इससे अवगत कराने की दिशा में इस तरह का जो पहल है ये बिहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि महिलाओं से संवाद किया जाएगा, यानी कि वार्तालाप किया जाएगा कि कैसे सरकारी योजनाओं से ग्रामीण इलाकों में सकारात्मक बदलाव आया है। साथ ही महिलाओं से यह भी राय ली जाएगी कि कैसे सरकारी योजनाओं को सही से अमल में लाया जाए ताकि बेहतर तरीके से इसे लागू किया जा सके। तो यही सारी चीज़ें इसके तहत संचालित होगी। ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं कि ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर हमने इतना 3 पार्ट में बतलाया है ये आपसे एग्जाम में ही पूछा जाए, बल्कि ये आपको इंटरव्यू तक आपकी मदद कर सकता है। जो इस कार्यक्रम के तहत जो संचालित होंगे वो चीज़ों का जिक्र यहाँ पर हमने कर दिया है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 18 से 19 नवंबर 2024 को, देखिए वीवीआई प्रश्नों में इसे आप रखेंगे, 18 से 19 नवंबर 2024 को 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। तो ये जगह है ब्राजील में, एक जगह है रियो डी जेनेरियो। यहीं पर अभी हाल ही में ये 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 18 से 19 नवंबर को ये यहाँ पर किया गया है। अब आइए इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। ये इसका 19वां संस्करण है G20 शिखर सम्मेलन का, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ 18 से 19 नवंबर 2024 को। अब इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यह भी है कि इसका थीम या फिर इसका विषय क्या है जिस पर ये आधारित था। तो एक न्यायपूर्ण विश्व और एक अस्थायी ग्रह का निर्माण करना, ये 2024 का 19वां G20 शिखर सम्मेलन का एक खास करके ध्यान रखेंगे थीम था। अब इस सम्मेलन की प्राथमिकताओं की बात करें, जहां पर खास रूप से चर्चाएं हुई, यहाँ पर हमने लिखा है कि सामाजिक समावेशन और साथ साथ भूख के विरुद्ध लड़ाई, ऊर्जा परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं में सतत विकास और वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार, ये कुछ प्रमुख बिंदुएं थी जिस पर यहाँ पर विशेष रूप से चर्चाएं की गई, यानी यूं कहें कि इसे प्राथमिकता दी गई। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अब तो ये रही बात यहाँ पर 19वें G20 शिखर सम्मेलन को लेकर। हालांकि पहले भी हम कई बार आपको G20 को लेकर जानकारी दे चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर इसके पिछले संस्करण को लेकर देखते हैं, क्योंकि पिछला संस्करण जो आयोजित हुआ था 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ये भारत में आयोजित हुआ था, भारत की अध्यक्षता में। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिएगा, 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसके बाद इसकी कमान ब्राजील को सौंपी गई थी। यहाँ पर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है भारत मंडपम। यहीं पर सितंबर महीने में 9 और 10 तारीख को ये आयोजित हुआ था 18वां G20 शिखर सम्मेलन। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि भारत की अध्यक्षता की बात, ब्राजील की जो अध्यक्षता स्टार्ट हुई थी आधिकारिक तौर पर
वो 1 दिसंबर 2023 को शुरू हुए थे और ये पहली बार है जब ब्राज़ील ने इसकी मेजबानी किया, इस बार 2024 में, ये ध्यान आपको रखना है। और भारत की तरफ से इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था, जो यहाँ पर विकल्प नंबर बी में आप देख रहे हैं। अच्छा, कुछ जानकारी मैं आप सभी को दे दूं, 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो इंडोनेशिया में बाली में आयोजित हुआ था, यहाँ पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी थी। ठीक है, उसके बाद जब भारत की अध्यक्षता में ये आयोजित हो गया तो ये ब्राज़ील को सौंपी गई। अब ये ब्राज़ील में आयोजित हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो संस्करण है, फिलहाल इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, हो सकता है इसकी घोषणा हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को मालूम है कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा तो आप लोग हमें बतला सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो बात यहाँ पर हम बतला रहे थे आपको भारत मंडपम को लेकर, आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। दिल्ली में प्रगति मैदान में ये भारत मंडपम है और यहाँ पर आपको एक जानकारी याद रखना है कि भारत मंडपम के बाहर जो नटराज की जो प्रतिमा आपको दिख रही है, यह भी एक प्रश्न है। ये दुनिया में, पूरी दुनिया में नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो यहाँ पर भारत मंडपम के बाहर स्थापित की गई है नई दिल्ली में, ध्यान रखने योग्य है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी को हाल ही में नाइजीरिया द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। बताएं कि अब तक कितने देशों ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। यहाँ पर देखिएगा कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इस चीज़ का भी हम लोग खंडन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर हम सिर्फ सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो कुल मिलाकर 14 देशों ने नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो सम्मान है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, तो बी नंबर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 नवंबर 2024 को अबुजा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, जो आप यहाँ पर ये नाम देख रहे हैं, ये नाइजीरिया के खास करके राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू, इनके द्वारा नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान, जो दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार हैं ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, इससे सम्मानित किया गया है। ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। अगर इसको भी हम इसमें काउंट कर लें तो ऐसे में 15 देश हो जाएंगे जिन्होंने सम्मानित किया है। यहाँ पर केवल और केवल हमने बात किया सर्वोच्च सम्मान की, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च सम्मान, जैसे भारत के सर्वोच्च सम्मान की बात करें नागरिक पुरस्कारों में, यह भारत रत्न दूसरे स्थान पर आता है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल और केवल सर्वोच्च सम्मान की, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे में यहाँ से कुछ पॉइंट और भी हिडन निकल कर आते हैं कि ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता हैं, यानी कि नाइजीरिया के अतिरिक्त अन्य देशों में देखें तो ये दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। इससे पहले 1969 यानी कि 1969 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नाइजीरिया की तरफ से। और ऐसे में एक बात यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह किसी देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। हालांकि यहाँ पर आपको यह समझना है, यहाँ पर जो हमने आपको बतलाया है, अगर हम सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो 14 ही देश हैं इस समय तक जो सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब आगे यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो 15 देश हैं, देखिए यहाँ पर 14 की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें नाइजीरिया को आप अलग कर लीजिए क्योंकि द्वितीय सम्मान जो है सबसे बड़ा द्वितीय सम्मान उससे सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त रसिया, अच्छा यहाँ पर आगे हमने आपके समक्ष ये चीज़ें रखा है, यहाँ पर देख सके नाइजीरिया को आप अलग कर दीजिए क्योंकि द्वितीय सम्मान जो कि द्वितीय सर्वोच्च सम्मान है इससे सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अभी रिसेंटली रूस के सर्वोच्च सम्मान या फिर रसिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया भूटान, फ्रांस और भी कई सारे देश हैं, मिस्र, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, अमेरिका, बहरीन, यूएई, मालदीव, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और अफगानिस्तान, इन सभी देशों ने सम्मानित किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 15 की सूची दिख रही है, लेकिन नाइजीरिया का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो ये चीज़ें कंफ्यूज आप नहीं करें, इसलिए हमने इतना डिटेल में आपको बतलाया है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा कि ये तो देश रहा, लेकिन बहुत सारे संगठन द्वारा भी नरेंद्र मोदी को सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम देशों की बात कर रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पर हमने बतलाया। तो यहाँ पर यह प्रश्न है कि किस देश ने बाकू अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षी पहल का अनावरण किया है। ये देश कौन सा है?
तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए इनसे संबंधित तथ्यों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे COP29 जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। इसमें आपको ध्यान रखना है जो आयोजन अभी हुआ है ये बाकू अजरबैजान में हुआ है 11 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक। ये किस विषय पर आधारित था? तो हरित विश्व के लिए एकजुटता, ये 2024 का COP29 का थीम है। इसकी अध्यक्षता अजरबैजान के ही मुख्तार बाबायेव के द्वारा किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये COP29 से संबंधित बातें रही, लेकिन इसी सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन यानी कि ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इस पहल को जो लॉन्च किया गया इसका उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा क्षमता को या फिर ऊर्जा दक्षता दर को दोगुना करना है, तथा इस पहल का उद्देश्य यह भी है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत किया गया है। अच्छा, इसी तरह की ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि भारत की पहल है, ये जानकारी हम कई बार आपको दे चुके हैं ISA के बारे में, वो भी आपको ध्यान रखना है। कुछ मिलता जुलता है दोनों में, जो कि भारत की पहल है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। देखिए COP29 को लेकर तो जानकारी हम आपको दे चुके, लेकिन इसका जो पिछला संस्करण है COP28, इसका आयोजन 30 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, जहां पर बिहार से संबंधित एक प्रश्न अराइज हो सकता है। इस सम्मेलन में बिहार सरकार की तरफ से चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली मिशन और कृषि रोड मैप की प्रशंसा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में बिहार में चौथा कृषि रोड मैप संचालित है, जिसका औपचारिक उद्घाटन अक्टूबर 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, COP27 की बात करें तो मिस्र में एक जगह है शर्म अल शेख, यहाँ पर 2022 में आयोजित हुआ था। ये तमाम बातें यहाँ से ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, आपको बता दूं कि इस सीरीज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो भले ही लंबे होते हैं, लेकिन इस सीरीज के साथ अगर बने हुए रहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी तैयारी में बेहतर बना दूंगा। ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बने रहिए, बरकरार रहिए, तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। फ्रेश तरीके से हमने पुनः स्टार्ट किया आप सभी के लिए। तो वीडियो में आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जरूर दिखाइए और अपने दोस्तों सहपाठियों को जरूर इसके बारे में बतलाइए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का यहाँ से हेल्प हो सके। चलिए अब यहाँ पर छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न है कि 16 नवंबर 2024 को मेक्सिको सिटी में आयोजित 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब किस देश की विक्टोरिया कैजर थेलविग, जो कि ह्यूमन बार्बी के नाम से भी जाने जाती है, इन्होंने अपने नाम किया है? देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क की ये रहने वाली है विक्टोरिया कैजर थेलविग, जिन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। और ये पहली बार है जब डेनमार्क को यह पुरस्कार मिला है मिस यूनिवर्स का, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं ये मिस यूनिवर्स का 73वां संस्करण था और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ ये 16 नवंबर 2024 को मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इस प्रतियोगिता का जो खिताब है ये डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर थेलविग ने अपने नाम किया है, जिन्हें आप यहाँ पर इन दोनों तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि दूसरे स्थान पर चिडिमा एडेतिस्ना जो कि नाइजीरिया की है ये रही, और तीसरे स्थान पर मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन जो कि मैक्सिको की रही, क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। दरअसल पिछले संस्करण की यानी कि 72वें मिस यूनिवर्स की बात करें तो निकारागुआ की सेनिस पालासियोस ने विक्टोरिया कैजल थेलविग को अपने उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाकर उन्हें सम्मानित किया, ये ध्यान रखिए। और ये पहली बार है जब डेनमार्क को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। अच्छा, इस प्रतियोगिता में 73वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की तरफ से रिया सिंघा जो कि पश्चिम बंगाल की है ये शामिल हुए थे, और उन्होंने गोल्डन बर्ड बनकर खुद को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे बनाकर लिखा गया गोल्डन बर्ड एक प्रकार का ड्रेस था जिसमें एक प्रकार का परिधान था, ये पहनकर या फिर ये बनकर इन्होंने खुद को इस प्रतियोगिता में रिप्रेजेंट किया था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए, इसके बारे में ये कही जा रही है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि भारत की तरफ से कौन इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, तो रिया सिंघा। एक प्रकार से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भारत की तरफ से अगर हम देखें तो मिस यूनिवर्स इंडिया का जो खिताब मिला वो रिया सिंघा को, ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और आपको बतला दूं कि अब तक भारत 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त कर चुका है। पहली बार 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता और रिसेंटली 2021 में हरनाज संधू ने इसे अपने नाम किया है। अच्छा, यहाँ पर वो चीज़ें एक बार से पुनः हम रिकॉल कर लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब मिला है डेनमार्क के विक्टोरिया केजर थेल्विक को, जबकि 2023 में ये मिला था निकारागुआ की सेनिस पालासियोस को। जबकि वहीं पर दूसरी ओर मिस वर्ल्ड 2023 की बात करें तो चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्चिकोवा को यह पुरस्कार मिला था। अच्छा, मिस यूनिवर्स की अभी हम लोग एक्चुअली में बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो अभी हम आपको बतला रहे थे कि 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब भारत को मिला है, हरनाज संधू, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, इन तीनों को तस्वीर के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सुष्मिता सेन यहाँ पर है, 1994 में पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया था। आगे कुछ और भी जानकारी है, जैसे कि मिस वर्ल्ड को लेकर यहाँ पर चीज़ें हमने आपके समक्ष रखा है। देखिए, मिस वर्ल्ड पुरस्कारों की सूची में भारत और वेनेजुएला ये 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने सर्वाधिक 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। मिस वर्ल्ड का खिताब सबसे पहली बार 1966 में रीता फारिया ने अपने नाम किया, फिर 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर ने अपने नाम किया है। तो मिस वर्ल्ड विजेताओं की सूची में भारत के संदर्भ में इतनी जानकारी आपको याद रखना अति आवश्यक है। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के वाल्देसी उकिरजा को हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये रहने वाले हैं ब्राजील के, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 7 नवंबर 2024 को इंटरपोल की आम सभा ने वाल्देसी उकिरजा को संगठन का अगला महासचिव नियुक्त किया है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। आइए इसको लेकर कुछ चीज़ें और भी देखते हैं। जैसे कि वाल्देसी उकिरजा की बात करें तो ये ब्राजील के रहने वाले हैं और वे अगले 5 वर्षों तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। अब आगे हम बात करते हैं इंटरपोल के बारे में। दरअसल इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में की गई थी। स्थापना के समय इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक आयोग यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन कहा जाता था, लेकिन 1956 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसे इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिया गया और इस नाम से अब तक ये जाना जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे कुछ बातें और आपको बता दूं कि भारत जो है ये इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। दरअसल भारत इसमें 1949 में इस संगठन में शामिल हुआ था। अभी हाल ही में 7 सितंबर 2023 को इंटरपोल की शताब्दी वर्षगांठ मनाई गई है, तो इस लिहाज से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 2 रीजन है अभी खबरों में रहने का, अभी शताब्दी वर्षगांठ मनाया गया और नए अभी हाल ही में जो महासचिव बने हैं ब्राजील के वाल्देसी उकिरजा, तो ये 2 रीजन है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकता है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि नवंबर 2024 में किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला क्षेत्र को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला क्षेत्र को हाल ही में देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है और कहा जा रहा है कि यह देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब इसमें जो अभी चीज़ें खबरों में है तो यहाँ से ये पॉइंट भी निकल कर आती है, ये देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह नया टाइगर रिजर्व न केवल बाघों के संरक्षण में सहायक होगा बल्कि वन्य जीव प्राणियों और साथ साथ उनके आवास के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलहाल यहाँ से ये जानकारी ध्यान रखिए, ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें टाइगर की, तो बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर यानी कि बीटीआर में बाघों की जो संख्या है ये 54 है। इस आंकड़े को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सरकारी साइट पर भी आप ये देखेंगे कि बैनर में ये लगा हुआ, मैंने कई जगहों पे देखा है। तो फिलहाल जो नवीनतम आंकड़े कहते हैं उसके आधार पर ये 54 है। अगला जो आंकड़ा आएगा फिर ये चेंज हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखिए, ये संख्या जो है 54 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, इस चीज़ को भूलिएगा मत। अब आगे यहाँ पर चलते हैं। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि अक्टूबर 2024 में यानी कि पिछले माह ही कैमूर जिले के वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में
विकसित करने की घोषणा को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी है। हालांकि ये लंबे समय से प्रस्तावित था कि कैमूर में ये विकसित किया जाएगा, लेकिन अब फाइनली केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गया है। अब ये बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में ये विकसित किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ और पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि वीटीआर की जो हम बात कर रहे थे, ये बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। जुलाई 2023 में ये रिपोर्ट आई थी। यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ी है, पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बढ़कर ये 54 हो गई है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर पूरे भारत में 3682 बाघ हैं। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है 785। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो संख्या की बात हो रही, तो ऐसे में कुछ जानकारी आपको दे दूं। जो हालिया आकलन का था, जो नवीनतम जो रिपोर्ट कहती है, उसके आधार पर ये चीज़ें आपके समक्ष हमने रखा है। बाघों की संख्या जो भी हम आपको बतला रहे थे, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 785। उसी प्रकार से ये ध्यान रखिए, हिम तेंदुआ, तेंदुआ और गोल्डन यानी कि सुनहरे लंगूर, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। अच्छा, बाघों की बात हो रही तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी, जबकि प्रोजेक्ट चीता की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उनके जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया गया था। ये तमाम चीजें यहाँ से याद आपको रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, दरअसल प्रोजेक्ट टाइगर का जो 50 वर्ष पूरा हुआ था, इसी अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिग कैट अलायंस की शुरुआत किया था। और रिसेंटली आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका मूल उद्देश्य जो है, जो बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजाति है, जिनमें का आपको ध्यान रखना है, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा आदि, ये 7 बड़ी प्रजाति को संरक्षण प्रदान करना है। इसको लेकर इसकी शुरुआत हुई 9 अप्रैल 2023 को। कहां पर? तो मैसूर में, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मृति में। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करो यानी कि रोड एंड रजिस्ट्रेशन टैक्स पर 100% यानी कि 100% छूट देने की घोषणा की है? ये घोषणा अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया। आपको बता दूं कि तेलंगाना सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस को 100% छूट का ऐलान किया है। तो ऐसा करने वाला अभी रिसेंटली जो राज्य बना है तेलंगाना, जो खास करके ईवी की खरीद पर इस तरह का 100% छूट देगा। और ऐसे में ये लाभ जो है राज्य के ईवी खरीदारों के लिए उपलब्ध होंगे, जो तेलंगाना में अपने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं और पंजीकृत करते हैं, वैसे लोग इसका लाभ ले पाएंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर, राज्य सरकार की यह नीति 18 नवंबर 2024 से प्रभावित होगी। इसके साथ ही तेलंगाना अब महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में शामिल हो गया, जिन्होंने ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की है। तो ऐसे राज्यों की सूची में अब तेलंगाना भी शामिल हो गया है। अच्छा, तेलंगाना से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमने रिसेंटली आपको बताया है। पिछले माह अक्टूबर 2024 में बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित जनगणना शुरू की है और ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बना है। पहला राज्य है अपना बिहार, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, तीसरा राज्य रिसेंटली बना है तेलंगाना। अच्छा, बिहार जाति आधारित जनगणना की बात करें तो यहाँ पर धार्मिक दृष्टिकोण से जो आबादी है खास करके वो यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पर आप लोगों को, हालांकि एक वीडियो के माध्यम से चीज़ें हमने आपको बतलाया भी था। यहाँ पर ध्यान रखिए, हिंदू आबादी जो इस रिपोर्ट में कही गई है 81.9%, मुसलमान आबादी 17.7%, ईसाई आबादी, उसके बाद सिख, बौद्ध, जैन, ये सभी 1% से भी नीचे है। ये आपको ध्यान रखना है। मूलतः मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम आबादी है, ये चीज़ ध्यान रखिए। कंप्लीट वीडियो हमने जो टॉपिक स्टडी के तहत आपको उपलब्ध कराया है, आप लोग जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ भी हमने निःशुल्क उपलब्ध कराया है, आपको एप्लीकेशन पे भी वो चीज़ें मिल जाएगी फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि मिताली राज। बी नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको बता दूं कि पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज को हाल ही में आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात एशिया के लिए महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया गया।
मिताली राज को आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य भर में युवा प्रतिभाओं की खोज करना, उन्हें निखारना है। दरअसल एशिया यानी कि आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेटरों के लिए अनंतपुर में, एक जगह है अनंतपुर, यहाँ पर एक उच्च प्रदर्शन अकादमी स्थापित कर रहा है, जहाँ पर विभिन्न आयु वर्ग के 80 लड़कियों को क्रिकेट कौशल को शिक्षा के साथ मिलाकर 365 दिनों का यहाँ पर यानी कि साल भर का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसी के लिए इन्हें मेंटर नियुक्त किया गया है। आई होप आप यहाँ पर इसको समझ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मिताली राज की बात करें तो मिताली राज के बारे में ये ध्यान रखिए, राजस्थान की रहने वाली है। 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया था और वे खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर भी है। ये ध्यान रखिएगा, शायद पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर है खेल रत्न पाने वाली, ये ध्यान रखिए। मिताली राज टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी भी है। इनसे संबंधित ये बातें ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा ने 16 नवंबर 2024 को मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में फाइनल मुकाबले में किसे हराकर 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो आपको ध्यान रखना है, हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा ने हॉकी हरियाणा को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है 14वें संस्करण का, जिसका जो आयोजन था यहाँ पर 4 से लेकर 16 नवंबर तक हुआ है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब दरअसल यहाँ पर हॉकी की बात हुई है तो कुछ जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे दूँ। दरअसल अभी हाल ही में 5वां भारतीय खेल सम्मान 2024 की घोषणा हुई और इसके तहत सर्वश्रेष्ठ टीम का जो पुरस्कार मिला पुरुष कैटेगरी में ये हॉकी टीम को मिला है। महिला कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार मिला 17 टीम को, लेकिन यहाँ पे हॉकी की बात हो रही तो ये ध्यान रखिएगा। एक जानकारी और भी है हॉकी इंडिया 2023 से संबंधित, यहाँ पर वो दर्शाई गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब से अतिरिक्त एक जानकारी ये है कि बिहार में जो एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित हुआ था, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चाइना को हराकर ये खिताब भारत ने अपने नाम किया है। तो यहाँ से संबंधित बहुत सारे पॉइंट एग्जाम में बनने की संभावना रखती है। हम आपको कल इसका एक डिटेल वीडियो देंगे, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम आते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7% जीडीपी वृद्धि के साथ G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो ऐसे में G20 देशों में सबसे अधिक जीडीपी वाला जो देश है वो आपको ध्यान रखना, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वो है भारत। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और जो जानकारी हम आपको टेस्ट सीरीज को लेकर दे रहे थे, आपको ध्यान रखना इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा BM400 को। एप्लीकेशन पे होम स्क्रीन पे आपको टेस्ट सीरीज करके एक आइकन शो होगा, डायरेक्ट आप उसी पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर बीपीएससी टेस्ट सीरीज को सेलेक्ट करते हुए इस कूपन को अप्लाई करते हुए महज 100 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोग इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप भी इसमें ज्वाइन करके अपनी तैयारी को समय रहते हुए सही तरीके से परख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। बिहार में कहाँ हाल ही में 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।